नमस्कार मित्रों, मैं डी आर सारण और आप देख रहे हैं गुरु कृपा हिंदी पाठशाला। मित्रों, हम लोग पिछली कक्षा में बात कर रहे थे शब्दों के वर्गीकरण की। और शब्दों के वर्गीकरण के मुख्यतः तीन आधार हैं, जिसमें एक वर्गीकरण हम लोगों ने पढ़ा, वो था व्युत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी एवं संकर 5 श्रेणियों के शब्द थे, जिनको हम लोगों ने अच्छी तरह समझा, पढ़ा। आज हम लोग शब्दों के वर्गीकरण का जो दूसरा आधार है उसकी बात करेंगे। परीक्षा में बहुत बार इन चैप्टर में से सवाल आते हैं। किस तरह के सवाल आते हैं, उसकी जो बेसिक अवधारणा है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो प्रकार है वो है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों के भेद। रचना का मतलब होता है बनावट। रचना का मतलब होता है बनावट, यानी उस शब्द का निर्माण किस तरह हुआ है। रचना, बनावट या निर्माण के आधार पर शब्दों के भेद। याद रखना मित्रों, इस आधार पर शब्दों के 3 भेद माने जाते हैं। इसका मूलतः अर्थ यह है कि शब्दों का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है, और इस आधार पर शब्दों को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। नाम याद रखिएगा, मैं पहले भी बता चुका हूं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये 3 प्रकार हैं रचना के आधार पर शब्दों के। क्या क्या होता है समझना। पहला, रूढ़। रूढ़ में क्या होता है, जो शब्द किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं। ऐसे शब्द जो किसी विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। मैं एक उदाहरण देके अगर बात करूं, मान लीजिए, तो हम लोग ये कहते हैं, जैसे हम लोग जिससे लिखते हैं उसको हम लोग कलम कहते हैं। कलम, कलम यानी लिखने का जो साधन है उसको हम लोग कलम कहते हैं। अब अगर हम लोग विचार करें कि उसको हम लोग कलम क्यों कहते हैं, तो इसका शायद आपके और मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो कलम जो शब्द है वो उस विशेष वस्तु के लिए उस विशेष अर्थ में रूढ़ हो चुका है। आपका और हमारा जो नाम है वो भी अपने आप में रूढ़ शब्द है। तो रूढ़ का मतलब ऐसे शब्द जो किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं। मैं ये भी कह सकता हूं कि ऐसे शब्द जिनका निर्माण अलग अलग शब्दों को मिलाकर के नहीं हुआ है, बल्कि वो शब्द अपने आप में स्वतंत्र है। और यदि हम लोग उस शब्द के खंड करेंगे, उस शब्द के हम लोग अगर हिस्से करेंगे, उसका अगर विभाजन करेंगे, तो फिर कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं बचने का मतलब यह है कि उस शब्द का वर्गीकरण करने पर उसके जो टुकड़े होंगे उनके अलग अलग कोई अर्थ नहीं होंगे। ऐसे शब्दों को हम लोग रूढ़ कहते हैं। या मैं ये कह सकता हूं कि ऐसे शब्द जिनमें से जिनका न तो संधि विच्छेद हो सकता है, न जिनका समास विग्रह हो सकता है, और न ही उनमें से किसी उपसर्ग और प्रत्यय को अलग किया जा सकता है, क्योंकि न तो उस शब्द में कोई उपसर्ग होता है, न प्रत्यय होता है, न उसमें संधि होती है, न ही समास होते हैं। ऐसे शब्द रूढ़ कहलाते हैं। आप लोग नॉर्मली ये कह सकते हैं कि जिन शब्दों का विभाजन नहीं हो सकता, हाँ, उनका विभाजन वर्णों के रूप में हो सकता है, लेकिन सार्थक विभाजन नहीं हो सकता। विभाजन करेंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसको दूसरे शब्द ये कहें कि इन शब्दों में अर्थ की एक ही इकाई होती है। ध्यान देना, इन शब्दों में अर्थ की एक ही इकाई होती है, अर्थात उस शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग कर देने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। 2-3 बातें मैंने कह दी, यानी कि उपसर्गों से, प्रत्ययों से, संधि से और समास से रहित वे शब्द जिनका अर्थ एक विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गया है, और उस शब्द के अंदर प्रयुक्त जो वर्ण हैं, उन वर्णों को अगर आप लोग विभाजन करके अलग अलग करेंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं रहेगा। ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, रूढ़ कहते हैं। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहा जाता है। ठीक है, मैं कुछ उदाहरणों की बात करूं। ये बहुत सामान्य बात है, मुझे लगता है समझ में आ जानी चाहिए। और एक आध बात और कहें कि इन शब्दों की जो निर्माण प्रक्रिया है,
यानी कि इन शब्दों का निर्माण कैसे हुआ और उन शब्दों का अर्थ निर्धारण कैसे हुआ, वो प्रक्रिया क्या होती है, अज्ञात होती है। ध्यान देना, हम लोग जिसको पीते हैं उसको हम लोग पानी कहते हैं, उसको हम लोग जल कहते हैं। हम लोग उसको जल क्यों कहते हैं, पानी क्यों कहते हैं, इस शब्द का निर्माण कैसे हुआ होगा और इस शब्द का जो अर्थ हम लोग ग्रहण करते हैं उसका अर्थ निर्धारण कैसे हुआ होगा। यानी ऐसे शब्द जिनके निर्माण की प्रक्रिया और जिनके अर्थ निर्धारण की प्रक्रिया ज्ञात नहीं होती या अज्ञात होती है, और यानी कि प्रचलन ही इनके स्वरूप निर्धारण का मुख्य आधार होता है। इन शब्दों के प्रचलन का जो आधार है वो सिर्फ क्या है, प्रचलन है। प्रचलन का मतलब जिस व्यक्ति ने, जैसे एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, वो रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, इन शब्दों का जो उपयोग करता है तो वो इसलिए करता है क्योंकि वो दैनिक परिवेश में सुनता है और वो कहता है कि ये जल है। बाकी उसका नाम जल क्यों है इसका हमारे पास कोई आधार नहीं। यानी ऐसे शब्द जो अर्थ की एक ही इकाई निर्भर होते हैं उनमें प्रचलन ही उसका आधार होता है। निर्माण प्रक्रिया और उसके स्वरूप या अर्थ निर्धारण की जो प्रक्रिया होती है वो अज्ञात होती है, और उस शब्द का विभाजन वर्णों में करते हैं अगर हम लोग अलग अलग, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। ऐसे तमाम शब्द रूढ़ शब्दों की श्रेणी में आते हैं। जैसे मैं उदाहरणों की बात करूं, दूध, गाय, रोटी, पेड़, पत्थर, जल, वायु, मेंढक, स्त्री, मिट्टी, लकड़ी, इन शब्दों को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इन शब्दों को अगर आप विभाजन करें, जैसे मान लीजिए दूध है, हम लोग इसका दू अलग कर दें और ध अगर अलग कर दें तो बताओ आप लोग कोई अर्थ है क्या? बिल्कुल नहीं है, ये दोनों अर्थहीन हो गए। लेकिन ये दोनों जब मिलते हैं, दू और ध, और जो शब्द बनता है उसका एक विशेष अर्थ होता है। दूध एक पेय पदार्थ होता है जो हमें गाय, भैंस इत्यादि पशुओं से प्राप्त होता है। तो दूध का अर्थ है एक विशेष पेय पदार्थ के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन इसमें अर्थ की एक ही इकाई है, इसका विभाजन होने पर इसके अलग अलग कोई अर्थ नहीं होते। तो ये तमाम जो शब्द हैं इनका विभाजन नहीं हो सकता, और विभाजन करने पर जो हिस्सा बचेगा उसका कोई अर्थ नहीं होगा। ये शब्द रूढ़ शब्दों की श्रेणी में आते हैं। परीक्षा में सवाल क्या आएगा, मान लीजिए 4 प्रश्न दे दिए, 4 शब्द दे दिए आपको, ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा शब्द रचना के आधार पर रूढ़ है या फिर रूढ़ नहीं है। तो मुझे लगता नहीं कि इनकी पहचान में आपको कहीं कोई दिक्कत आएगी। बस आपको एक ही बात देखनी है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि की प्रक्रिया से रहित शब्द जो होते हैं वो रूढ़ कहलाते हैं। ठीक है, अगली बात करता हूं। दूसरा जो है वो है यौगिक। यौगिक की हम लोग जब बात करेंगे तो इसमें 2 शब्द हैं, योग, धन, इक। अब योग, योग का मतलब होता है जुड़ना, योग का मतलब होता है जुड़ना। कौन जुड़ता है? अलग अलग शब्द जुड़ते हैं। यौगिक का मतलब होता है जो शब्द आपस में मिल करके और किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं, वो यौगिक कहलाते हैं। क्या होगा? वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक अर्थ की इकाइयों या शब्दों से, ध्यान देना, ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक अर्थ वाली जो इकाइयां होती हैं, यानी वो इकाइयां क्या होती है? शब्द होते हैं, उनसे बने होते हैं तथा उन शब्दों का वही अर्थ होता है जो उनके अलग अलग शब्दों का होता है। इसकी एक खासियत और बता दूं मैं आपको। पहली बात तो यौगिक जो होता है ना, उसका विभाजन हो सकता है, उसका विभाजन हो सकता है। ठीक है। दूसरी बात, उसमें 2 या 2 से अधिक शब्द मिले होते हैं, लेकिन इसके साथ एक विशेष बात जुड़ी हुई है कि वो शब्द दोनों जब मिले तब भी जो उनका अर्थ निकलता है, और उनको जब अलग अलग कर देते हैं उनका जो अर्थ निकलता है वो अर्थ समान रहता है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे बहुत सिंपल सा शब्द बताऊं आपको मैं, जैसे जल धारा, ध्यान देना एक शब्द का, जल धारा, जल धारा, इसमें 2 शब्द हैं, एक जल और एक क्या है? धारा। अब जल शब्द क्या है मित्रों? जल है वो रूढ़ है, और धारा भी क्या है? रूढ़ है। ठीक है, और दोनों को मिलाया तो बन गया जल धारा। ध्यान देना, ये शब्द है ना, ये रूढ़ है, ये भी क्या है? रूढ़ है। और 2 रूढ़ शब्द मिल करके जो नया शब्द बना वो क्या है? यौगिक है। लेकिन ये यौगिक कब होगा? ध्यान देना, जल धारा का मतलब होता है जल की धारा, जल की
धारा। अब देखो आप लोग, यहां जो जल का अर्थ है वही अर्थ जल का यहां पर है, और धारा का जो अर्थ यहां है वही अर्थ यहां पर है। यानी वो दोनों शब्द अलग अलग रहते हैं तो भी वही अर्थ होता है, और दोनों मिल जाते हैं तो भी उनका अर्थ समान ही रहता है। यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्द यौगिक कहलाते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वो अलग अलग रहेंगे तो भी वही अर्थ होगा, और दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो भी उनका वही अर्थ रहेगा। और इसमें क्या होता है, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि एवं समास के समस्त उदाहरण इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है मित्रों, कौन सी, ये बात, ये जो बात याद रखना आप लोग, कौन सी, मैं क्या कह रहा हूं कि रूढ़ शब्द थे ना, वो उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास की प्रक्रिया से रहित होते हैं, जबकि यौगिक जो शब्द होते हैं उसमें इन चारों में से कोई न कोई एक प्रक्रिया जरूर होगी। कौन कौन सी, या तो उपसर्ग होगा, या प्रत्यय होगा, या संधि होगी, या फिर समास होगा, या फिर हो सकता है कई बार वो संयोग के भी उदाहरण हो सकते हैं। लेकिन शब्दों की संख्या जो होगी उसमें वो दो कम से कम होगी, या दो से अधिक भी हो सकती है। तो उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, इनके जो उदाहरण होते हैं वो यौगिक कहलाते हैं। बस एक बात को छोड़ करके, समास की जब हम लोग बात करते हैं तो समास में जो बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास के उदाहरण जो होंगे वो यौगिक के अंतर्गत नहीं आएंगे। बाकी जितने भी समास हैं उनके जो उदाहरण हैं वो इसके अंतर्गत माने जाएंगे, तो केवल बहुव्रीहि को छोड़कर। मैं इस बात को आगे और भी स्पष्ट करूंगा। फिलहाल बात यह है कि संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय में क्या होता है, दो दो शब्द आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, और जब उनके मिलने की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। लेकिन बहुव्रीहि समास के जितने उदाहरण होंगे वो कभी भी यौगिक शब्दों के अंतर्गत नहीं आएंगे। वो किस में आएंगे उसकी बात मैं आगे करूंगा। अभी हम लोग यौगिक की बात कर रहे हैं। देखिएगा, मैंने कुछ उदाहरण दिए, देखिए आप लोग। विद्यालय, हम लोग जानते हैं विद्या, विद्या धन आलय, विद्या धन आलय, प्रति धन दिन। मैं विभाजन कर रहा हूं, रूढ़ शब्दों में ऐसा विभाजन कभी भी नहीं होता। दूध वाला, दूध और वाला, राजमाता, राज और माता, लोकप्रिय, लोक और प्रिय, जलधारा, जल धारा, महर्षि, महा, धन ऋषि। क्या कर रहा हूं मैं, इनमें से शब्दों को अलग कर रहा हूं, और प्रत्येक शब्द है ना वो दो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अब कहीं तो संधि है, कहीं समास है, कहीं उपसर्ग है और कहीं प्रत्यय है। मैं अलग अलग बात करूं, इसमें संधि और समास दोनों है। लिखेंगे विद्या के लिए आलय, जब इसका समास विग्रह करेंगे तब हम लोग लिखेंगे विद्या के लिए आलय, और अगर संधि विच्छेद करेंगे तो लिखेंगे विद्या धन आलय। इसमें संधि और समास दोनों है। प्रतिदिन में प्रति क्या है, प्रति उपसर्ग है, या उपसर्ग की प्रक्रिया है, और दिन मूल शब्द है, ठीक है। और यहाँ संधि और समास दोनों है, यहाँ संधि और समास दोनों है, ठीक है। और दूध वाला, इसमें वाला क्या है, वाला प्रत्यय है, ये प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, और दूध मूल शब्द है। राजमाता, यहाँ पर वैसे तो संयोग है लेकिन यहाँ राज का मतलब राजा की माता, यहाँ पर ये समास का उदाहरण है, ठीक है। लोकप्रिय, लोक में प्रिय, लोक में प्रिय, यहाँ भी समास है। अब समास की अगर बात करेंगे तो कौन सा समास है मित्रों, यहाँ पर तत्पुरुष समास है, ठीक है। और जलधारा, यहाँ पर ये संयोग का उदाहरण है, यहाँ कोई संधि नहीं है, और समास का उदाहरण है, जल की धारा, जल की धारा। महर्षि, महान है जो, महान है जो ऋषि, क्या है यहाँ पर, समास है। कौन सा, कर्मधारय, कर्मधारय समास है। अगर आप लोग समास की प्रक्रिया से परिचित हैं और नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग हो जाएंगे। फिलहाल हमें यह समझना है कि यहाँ जितने शब्द हैं, इसमें उपसर्ग है, इसमें प्रत्यय है, इसमें संधि समास दोनों हैं, इनमें सब में समास है। अब किसी में तत्पुरुष समास है, किसी में कर्मधारय समास है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुव्रीहि समास को छोड़ के जितने भी उदाहरण होंगे वो सारे यौगिक के अंतर्गत आएंगे। अब एक बात हम लोग देख रहे हैं कि विद्या, आलय, प्रति, दिन,
दूत, वाला, राज, माता, लोक, प्रिय, महा, ऋषि, ये सारे शब्द क्या है? ये तो रूढ़ हैं, लेकिन दो अलग अलग रूढ़ शब्द मिल करके यौगिक शब्द का निर्माण करते हैं। लेकिन आप लोग एक चीज दे सकते हैं कि यहाँ इनका जो अलग अलग अर्थ है वही अर्थ यहाँ पर है। यहाँ जो माता है यहाँ भी माता है। अब इन माता माता के अर्थ में कोई अंतर नहीं है। कुल मिला के ये दोनों शब्द अलग अलग थे, इनका जो अर्थ था वो दोनों आपस में मिले, जो नया शब्द यौगिक बना उसका भी कोई अलग अर्थ कुछ भी नहीं। राज का मतलब राजा और माता यानी माता, तो राजा की माता, ठीक है ना। तो यहां पर अर्थ परिवर्तन नहीं होता। इस बात पे मैं जोर इसलिए दे रहा हूं कि अब अगले प्रकार में ऐसे ही उदाहरण आने वाले हैं, लेकिन वहां अर्थ की भिन्नता हो जाएगी। अलग अलग हो और चाहे मिल जाए, उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया, इसलिए इनको हम लोग यौगिक शब्दों की श्रेणी में मानेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये उदाहरण आपके समझ में आए होंगे। इस प्रकार के जितने भी उदाहरण है वो यौगिक कहलाएंगे। आपका कंफ्यूजन कहां होगा बताऊं मैं आपको। रूढ़ में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन है किसमें? यौगिक और योग रूढ़ में। क्योंकि यौगिक शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बनते हैं और योग रूढ़ भी दो शब्दों से मिलकर बनते हैं। अंतर यही होता है कि योग रूढ़ में तो उनमें अर्थ ही अलग हो जाता है, जबकि यौगिक में अर्थ अलग अलग नहीं होता। अगली बात देखिए आप लोग, तीसरा है योग रूढ़। योग रूढ़ का मतलब यहां दोनों बातें हैं मित्रों, ऐसे शब्द जो योग भी हैं और जो रूढ़ भी हैं। हम लोग दो प्रकार पढ़ चुके हैं, रूढ़ पढ़ लिया और यौगिक पढ़ लिया। अब ऐसे शब्द जिनमें दोनों ही विशेषताएं हो, जो शब्द यौगिक भी हैं और जो शब्द रूढ़ भी हैं। यौगिक इसलिए है क्योंकि वो दो शब्दों को मिला करके बनते हैं, और रूढ़ इसलिए है कि दोनों शब्द मिलने पर उसका जो अर्थ निकलता है वो पिछले वाले शब्दों से उसका अर्थ पूरी तरह भिन्न हो जाता है। देखिएगा आप लोग, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्द जिनका अर्थ उन शब्दों में निहित अर्थ से भिन्न एक विशिष्ट अर्थ होता है। ध्यान देना, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्द। अब ये बात तो यौगिक में भी होती है और ये बात योग रूढ़ में भी होती है, लेकिन अगली बात अलग है। अलग ऐसे है कि यौगिक में तो उन शब्दों के अलग अलग अर्थ और दोनों के मिलने पर अर्थ, उसमें कोई अंतर नहीं आता, जबकि योग रूढ़ में जब वो शब्द दोनों अलग अलग हैं तब उनका अर्थ भिन्न होता है और वो दोनों मिल करके एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। तो वहाँ उसका अर्थ है वो उन अलग अलग शब्दों की तुलना में उसका अर्थ नितांत पूरी तरह से भिन्न होकर के एक विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होता है, और जहाँ विशिष्ट अर्थ की बात होती है वहाँ रूढ़ होता है। इसका मतलब ये शब्द रूढ़ भी हैं और ये शब्द योग भी हैं। ये बात पढ़ना कैसे कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने के कारण ये क्या है? योग है। इनको हम लोग योग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक शब्द मिलकर बने होते हैं। और रूढ़ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये विशिष्ट अर्थ में प्रचलित होते हैं। इसमें दोनों ही खासियत है, दो शब्दों से मिलकर बने हैं इसलिए योग है, और उनका विशिष्ट अर्थ में प्रचलन है इसलिए उसको क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं। और इसमें याद रखना, बहुव्रीहि समास के जितने उदाहरण हैं, उपसर्ग प्रत्यय संधि समास हम लोग सब बात कर रहे हैं, उनके उदाहरण यौगिक में आते हैं, लेकिन वो उदाहरण यहाँ भी आएंगे। लेकिन यहाँ बहुव्रीहि समास के उदाहरण, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वो सारे योग रूढ़ शब्दों की श्रेणी में आते हैं। मैं कुछ उदाहरणों से ये बात आपको समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए हम लोग बात करें कि दशानन, ध्यान देना, 10 ऐसे लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 धन आनन, 10 धन आनन, ये शब्द किसके लिए आता है मित्रों? रावण के लिए आता है। दशानन हम लोग रावण को कहते हैं। अब दो शब्द हैं, 10 एक संख्या है और आनन का मतलब होता है मुख, चेहरे, उसके सिर, तो कह सकते हैं उसको रावण के 10 सिर थे। लेकिन दशानन हम लोग रावण के अलावा किसी को नहीं कहते। रावण का पर्यायवाची है दशानन। पीतांबर, दो शब्द हैं, पीत और अंबर। पीत का मतलब होता है पीला और अंबर का मतलब होता है वस्त्र। ये शब्द जो है वो भगवान कृष्ण के लिए या फिर विष्णु के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है भैया, अब ध्यान देना, यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ और यहाँ जो लिख रहा हूँ, इन दोनों बातों को समझना। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर योग हो रहा है। क्यों? क्योंकि दो शब्द आपस में मिल करके बन रहे हैं। और यहाँ क्या हो रहा है? या विशिष्ट अर्थ हो रहा है। या क्या हो रहा है? मैं जो कोष्टक में लिख रहा हूँ वो इनका विशिष्ट अर्थ है, और जो विशिष्ट अर्थ होता है उसी को हम लोग रूढ़ कहते हैं। ठीक है, तो ये तो है योग और ये है रूढ़।
योग इसलिए है क्योंकि दो शब्दों से मिलकर बनता है, और रूढ़ इसलिए है कि संपूर्ण शब्द जो होता है वो उसका एक विशिष्ट अर्थ हो जाता है। नकटा, ध्यान देना, नाक और कटा, नाक और कटा। अब नकटा किसको कहते हैं भैया? बेशर्म को। बेशर्म जो व्यक्ति होता है उसको हम नकटा कहते हैं। अब ये नकटा का मतलब वास्तव में कोई नाक कटा हुआ नहीं है, बेशर्म व्यक्ति को नकटा कहते हैं। तो ये इसका विशेष अर्थ हो गया। जलज, जल और ज, ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला। अब जल में जन्म चाहे कोई भी ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जलज शब्द जो है ना वो कमल का पर्यायवाची और कमल के लिए प्रयुक्त होता है। चतुर्भुज, चतुहु धन भुज, चतुर्भुज ये किसके लिए आता है? भगवान विष्णु के लिए आता है। लंबोदर, लंबा, धन उदर, उदर का अर्थ होता है पेट, और लंबा है उदर जिसका। लंबा उदर तो किसी का भी हो सकता है दुनिया में, लंबा का मतलब बड़े पेट से, किसी का हो सकता है, लेकिन ये शब्द जो है ना वो भगवान गणेश जी के लिए आता है, गणेश जी के लिए शब्द प्रयुक्त होता है। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान देना। दशानन, पीताम्बर, नकटा, जलज, चतुर्भुज, लंबोदर ये सारे क्या है? दो दो शब्दों को मिला के बने हैं, इसलिए योग हो गया। तो योग तो हो ही गई, लेकिन जो शब्द बना, दशानन रावण होता है, पीताम्बर कृष्ण या विष्णु है, नकटा बेशर्म है, जलज कमल है, चतुर्भुज विष्णु है, लंबोदर गणेश है। क्या मतलब हुआ? मतलब यही हुआ कि ये शब्द योग भी हैं और ये शब्द रूढ़ भी हैं, इसलिए इनको योग रूढ़ कहा जाता है। ध्यान रखना, कंफ्यूजन होगा बहुत ज्यादा। किसमें? योगिक और योग रूढ़ में। योगिक में और योग रूढ़ में अंतर आप लोग शायद समझ रहे हैं। मुझे लगता है मैं एक शब्द बताऊं आपको, कह दिया कि महासागर। महासागर का हम लोग करें अलग अलग तो दो शब्द हैं, महा और सागर। अब दिक्कत आ गई, मान लीजिए परीक्षा में सवाल आ गया कि महासागर शब्द जो है ना वो रचना की दृष्टि से किस प्रकार का है? रूढ़ है, योग रूढ़ है, और या फिर यौगिक है। अब हम लोग जानते हैं कि रूढ़ तो है नहीं, क्योंकि इसमें दो शब्द हो गए, एक महा और एक सागर, तो रूढ़ तो होने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, लेकिन अब इसका यौगिक है, योग रूढ़ है। महा का मतलब होता है बड़ा, सागर का मतलब होता है समुद्र। जो बहुत बड़ा सागर है जिसको हम लोग समुद्र कहते हैं उसको हम लोग महासागर कहते हैं, चाहे वो प्रशांत महासागर हो, हिंद महासागर हो, कोई भी हो। लेकिन हम लोग जानते हैं कि इनका कोई विशिष्ट अर्थ नहीं है। यहाँ जो महासागर है जो बड़ा सागर है, और यहाँ महासागर का मतलब भी बड़ा सागर है, यानी कि यहाँ इसका कोई विशिष्ट अर्थ नहीं है, इसका कोई विशिष्ट अर्थ नहीं है। और विशिष्ट अर्थ नहीं है इसका मतलब ये शब्द है ना वो योग रूढ़ नहीं है, कैसा है? योगिक है। तो योगिक और योग रूढ़ इन दोनों में फर्क करना बहुत जरूरी हो जाएगा, अन्यथा परीक्षा में सवाल गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो जहां पर विशिष्ट अर्थ हो वहां पर योग रूढ़, और जहां विशिष्ट अर्थ नहीं हो वो यौगिक कहलाते हैं। मैंने एक नोट लिखा है, इस पर भी ध्यान देना कि रूढ़ शब्द जो होते हैं ना वो सामासिक नहीं होते। ध्यान देना मित्रों, रूढ़ शब्द होता है वो सामासिक नहीं होते। सामासिक नहीं होने का मतलब उसमें एक ही शब्द होता है, एक से अधिक शब्द मिल करके शब्द का निर्माण नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये अर्थ की एक ही इकाई से बने होते हैं। रूढ़ शब्दों में अर्थ की एक ही इकाई होती है, इसलिए वे सामासिक पदों शब्दों की श्रेणी में नहीं आते। जबकि यौगिक जो होते हैं और योग रूढ़ होते हैं ये दोनों ही सामासिक होते हैं। परीक्षा में सवाल इस प्रकार के आते हैं, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य। ध्यान देना, रूढ़ जो होता है वो सामासिक नहीं होते, उनमें संधि उपसर्ग प्रत्यय कुछ भी नहीं होता। जबकि यौगिक और योग रूढ़ ये दोनों ही जो होते हैं ना वो सामासिक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। वहां चाहे उपसर्ग की प्रक्रिया लगी हो, चाहे प्रत्यय की लगी हो, संधि की लगी हो, समास की लगी हो, या चाहे भले संयोग भी हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शब्द दो से अधिक है इसलिए इनको सामासिक कहते हैं। क्यों? क्योंकि वे अर्थ की दो या दो से अधिक इकाइयों से बने होते हैं। ठीक है भैया, रूढ़ सामासिक नहीं होते, यौगिक और योग रूढ़ सामासिक होते हैं, क्योंकि रूढ़ में अर्थ की एक ही इकाई होती है, जबकि इनमें अर्थ की दो या दो से अधिक इकाइयां होती हैं। मैं और ये बात याद रखना, अब यौगिक और योग रूढ़ में आप जब अंतर करोगे तो यही बात ध्यान देना, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि योग रूढ़ में सिर्फ वही उदाहरण आते हैं जो बहुव्रीहि समास के हैं, और बहुव्रीहि समास के वही हैं जिनमें अन्य अर्थ भिन्न होता है। इसकी विशेषता क्या है? अन्य अर्थ प्रधान होता है, इसमें अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। जो दो मूल दो शब्द हैं
उनका जो अर्थ है ना वो तो गौण हो जाता है, और उनका तीसरा जो अर्थ निकलता है, अन्य अर्थ निकलता है, वो प्रधान हो जाता है। इसलिए बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास के सारे उदाहरण योग रूढ़ में आते हैं, जबकि अन्य समास चाहे अव्ययी भाव हो, तत्पुरुष हो, कर्मधारी हो, द्विगु हो, द्वंद्व हो, ये सारे के सारे इसमें आते हैं यौगिक में। तो ये पहचान भी आपको याद रखनी है। कुछ उदाहरणों से इस बात को समझेंगे। जैसे ध्यान देना, पानी और पत्थर, क्या मित्रों इनका विभाजन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए ये दोनों शब्द जो है वो कैसे हैं? रूढ़। कैसे हैं? रूढ़। पानी, पत्थर, ये सब क्या है? रूढ़ है। इनका विभाजन नहीं हो सकता, क्योंकि अर्थ की एक ही इकाई से बने हैं। जबकि इनको देखो आप लोग, हिमालय और त्रिनेत्र, ध्यान देना, हिम धन आलय, हिम धन आलय, और त्रिनेत्र की बात करें तो त्रि धन नेत्र। अब मेरी बात सुनना आप लोग, हिम का आलय, हिम का आलय, और त्रिनेत्र, त्रि का मतलब तीन, नेत्र का मतलब होते हैं आंखें, नयन, ठीक है। अब इनका अर्थ क्या होता है मित्रों? हिमालय, क्या कहीं भी कोई बर्फ इकट्ठी होगी उसको हिमालय कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। हिमालय शब्द है, हिमालय वो एक विशेष पर्वत के लिए आता है। हिमालय शब्द है वो एक विशेष पर्वत है जिसका नाम हिमालय है। अन्य किसी भी पर्वत पर अगर बर्फ जमा है तो उसको हम लोग हिमालय नहीं कह देंगे हम लोग, क्योंकि हिमालय शब्द जो है ना वो एक विशेष पर्वत के लिए रूढ़ हो चुका है। त्रिनेत्र की बात करें, त्रिनेत्र जो भगवान शिव है उनके लिए आता है। तो क्या हुआ मित्रों? ये तो हुआ योग, और यहां अर्थ क्या हो गया? रूढ़। इसलिए ये दोनों शब्द जो हैं कौन से? हिमालय और त्रिनेत्र, ये शब्द योग रूढ़ की श्रेणी में आएंगे, ठीक है। और फिर बचे दो, महासागर, ध्यान देना, महा और सागर। और एक बात फिर बता दूं कि ये दोनों जो उदाहरण हैं ये किसके हैं? ये दोनों बहुव्रीहि के उदाहरण हैं। कौन कौन से? हिमालय और त्रिनेत्र, ये दोनों बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। जबकि महासागर और राजमाता, ये दोनों शब्द जो हैं इनका कोई विशेष अर्थ नहीं है। महान है जो सागर, या राजा की माता, कुछ भी कह दे हम लोग। अब अगर हम लोग बात करें तो महान है जो सागर, ये हो गया कौन सा? ये हो गया कर्मधारय, ये हो गया कर्मधारय। और राज की माता, ये हो गया राजा की माता, ये हो गया तत्पुरुष। अब ध्यान देना, तत्पुरुष समास है और कर्मधारय समास है। इसका मतलब ये उदाहरण किसके हैं? यौगिक, ठीक है। मैंने अच्छा शब्द लिखे हैं, ऊपर वाले दोनों रूढ़ हैं, ये दोनों योग रूढ़ हैं, क्योंकि बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं, और ये दोनों कर्मधारय तत्पुरुष के हैं। इसलिए इनको हम लोग क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे, यौगिक शब्दों की श्रेणी में आएंगे। तो मित्रों ये तो बात थी किसकी? रचना के आधार पर तीन प्रकारों की। तीन प्रकार कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इन तीनों के बारे में जितनी चर्चा थी, मुझे लगता है मैं एक बात बता दूं, मैं शब्दों की सारी चर्चा नहीं कर रहा हूं, शब्दों का भंडार अनंत है। हमें यह समझना है कि रूढ़ है क्या, यौगिक क्या है और योग रूढ़ क्या है। उसकी जो मूल अवधारणा है वो हमारे समझ में आनी चाहिए, और उम्मीद करता हूं कि वो आपको आई होगी। परीक्षा में किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं, मैं दो तीन सवालों की भी बात कर रहा हूं। जैसे बहुत सिंपल सवाल तो ये आएगा भाई कि इनमें से कौन सा रूढ़ शब्द है, या चार शब्द दिए गए, विद्यालय, दशानन, लंबोदर और पेड़, इनमें से कौन सा शब्द रूढ़ है। मैं फिर बता दूं आपको, रूढ़ का मतलब जिसमें अर्थ की एक ही इकाई होती है, यानी जो अपने आप में एक ही शब्द है, उसका विभाजन नहीं हो सकता, जिसमें एक से अधिक शब्द नहीं है, उसमें उपसर्ग प्रत्यय नहीं है, उसमें संधि समास नहीं है, यानी समास से रहित पद जो होता है वो कौन सा होता है? रूढ़ होता है। तो आपको बहुत सीधा लग रहा है कि ये जो पेड़ है ना, पेड़, ये क्या है? रूढ़ है। अगर बाकी वालों की बात करेंगे मित्रों, ये दोनों जो हैं दशानन और लंबोदर, दशानन शब्द रावण के लिए आता है और लंबोदर गणेश के लिए आता है। ये बहुव्रीहि समास के उदाहरण है, इसलिए इन दोनों को हम लोग क्या मानेंगे? इन दोनों को हम लोग मानेंगे योग रूढ़। क्यों? क्योंकि ये बहुव्रीहि के उदाहरण हैं। ठीक है भाई, बात को समझना। और विद्यालय, विद्या के लिए आलय, ये किस में आ जाएगा? ये यौगिक में, क्योंकि इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। दुनिया में बच्चों को पढ़ाने के जितने भी स्थान है वो सारे विद्यालय कहलाते हैं, ठीक है। अगला, इनमें से यौगिक शब्द कौन सा है? यौगिक का मतलब दूध तो हो ही नहीं सकता। क्यों? दूध का विभाजन होता ही नहीं है, तो दूध तो क्या हो गया मित्रों? दूध तो हो गया रूढ़, ठीक है। बाकी बच्चे देखो आप लोग,
यौगिक और योग रूढ़ में दिक्कत है, क्योंकि इन दोनों में ही दो दो शब्द आपस में मिले हुए होते हैं। जैसे प्रतिदिन, पीत अंबर और गज आनन। हम लोग जानते हैं गज आनन, गजानन शब्द है ना, वो गणेश जी के लिए आता है, और हम जानते हैं कि विशेष अर्थ हो गया गज आनन। जिसका आनन गज यानी हाथी के समान है उसको गणेश कहते हैं, और इसलिए ये क्या कहलाएगा, ये योग रूढ़ होगा। ठीक है। और पीतांबर, पीतांबर जो है वो भी योग रूढ़ होगा, क्योंकि पीतांबर जो है वो कृष्ण या विष्णु के लिए आता है। और प्रतिदिन, इसमें प्रति उपसर्ग है और दिन मूल शब्द है, इसलिए ये क्या है, ये यौगिक है, क्योंकि इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। प्रतिदिन का मतलब प्रतिदिन ही होता है। और तीसरा है योग रूढ़। इनमें से कौन सा शब्द योग रूढ़ की श्रेणी में आता है? मित्रों, गाय तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि गाय का विभाजन होता नहीं है, तो गाय तो क्या हो गया, रूढ़ हो गया। ठीक है। और हाँ, दूसरे का उत्तर तो हम लोगों ने ढूंढा ही नहीं। ढूंढो, आपको पूछा था यौगिक शब्द कौन सा है, तो ये योग रूढ़ हो गया, ये रूढ़ हो गया, ये योग रूढ़ हो गया। तो प्रतिदिन जो है ना वो कैसा है, यौगिक है। सही आंसर यही होगा। तीसरा, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? अब गाय तो हो गया रूढ़, प्रेम सागर यानी प्रेम का सागर, प्रेम का सागर। राजमाता, राजा की माता, ध्यान देना, राजा की माता और प्रेम का सागर, इन दोनों में तत्पुरुष समास है, तो सीधी सी बात है कि ये दोनों ही जो उदाहरण है ना, ये किसके हैं, ये यौगिक के हैं। तो तीसरा चौथा बचेगा वो योग रूढ़ का है। योग रूढ़ का क्यों है वो देखिए आप लोग, इसका हम लोग करेंगे ना विभाजन, तो ये होगा पंक धन ज। मित्रों, पंक शब्द का अर्थ होता है ना, वो होता है कीचड़। क्या होता है, कीचड़। और ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला, यानी पंक धन ज यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला। और कीचड़ में जन्म कौन लेता है, कमल लेता है, इसलिए ये पंकज शब्द जो है वो कमल का पर्यायवाची है। और इसका मतलब, इसका कोई विशेष अर्थ हो गया, इसलिए ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, और बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, इसका मतलब ये क्या है, योग रूढ़ शब्द है। तो सही आंसर कौन सा होगा, ये होगा। तो मित्रों, रचना के आधार पर शब्दों के भेद, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये पूरी बात आपके समझ में आनी चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत हो आपको तो। ठीक है। आप सब मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो आप अपने मित्रों तक इसको शेयर भी करें। हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा परिवार एक दिन बहुत बड़ा होगा, हम लोग अपनी बात को दुनिया के दूर दूर तक, कोनों तक पहुंचाएंगे। और ये सब बातें मैं जो बता रहा हूं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले या चाहे स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले, एकेडमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी बेहद उपयोगी सिद्ध होगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।